तो वेलकम फिर से एक बार युवा डायरेक्शन पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट, ठीक है। और लाइट पढ़ेंगे हम लोग क्लास 7 वाली। कौन सी वाली? क्लास 7 वाली। बट हाँ, जो बड़े बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं कि एक फाउंडेशन जो है वो आप लोगों का तैयार हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, लाइट को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे जैसा कि हमारी आदत है। और फिर सबको पता है अच्छे से पार्ट 2 भी आएगा इस वीडियो का, तो जी हाँ बिल्कुल आएगा। तो लाइट लाइट के बारे में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि ये लाइट होता क्या है, ठीक है। तो जो सबसे बेसिक चीज है वो है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से पहले चलो इस डेफिनेशन को समझा जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो लगभग सबको पता होगा कि लाइट एक एनर्जी है, ठीक है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिससे क्या करते हैं देखते हैं। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी, ठीक है, या विच क्रिएट्स सेंसेशन ऑफ विजन। जो बोलना है बोलो। तो लाइट एक फॉर्म है एनर्जी का। लाइट का कोई मास नहीं होता है, ठीक है, कोई मास नहीं होता है। लाइट का कोई वजन नहीं होता है। और लाइट का जो यूनिट है, मतलब जो सबसे छोटा पार्टिकल है, उसको फोटोन कहते हैं। लाइट के यूनिट को फोटोन कहते हैं, ठीक है। तो लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। तो जरूर फोटॉन्स का मास नहीं होता होगा? तो बिल्कुल नहीं, फोटॉन्स का मास नहीं होता है, बस फोटॉन के पास एनर्जीज होती है। So what are photons? Photons are energy packets, ठीक है। Photons are energy packets which do not have any mass, and number of photons constitute together to form light. हो गया। अब लाइट के बारे में जो बेसिक सी बात करनी है वो ये है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है। तो लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में लाइट इतने मीटर्स ट्रेवल करती है। इसको अगर हम किलोमीटर में लिखें तो ये हो गए 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है। 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये सब तो चलो बेसिक बातें हो गई। अब हम जरा बात करते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन वगैरह की। तो लाइट अगर किसी सरफेस पे टकराती है तो रिफ्लेक्ट बैक करती है, ठीक है। किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराएगी, सरफेस कैसा होना चाहिए? ओपेक होना चाहिए। ऑब्जेक्ट देखो 3 टाइप के होंगे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो अब क्या है, इसको कैसे पढ़ना है देखो, समझो। तो ट्रांसपेरेंट वाला जिसमें से लाइट आर पार हो जाएगा, जैसे कि हमारी कार का विंडस्क्रीन हो गया, लाइट आर पार दिखता है ना। या फिर चश्मे का लेंस हो गया, लाइट आर पार दिखता है, ठीक है। चश्मा पहन लेना चाहिए। तो चश्मे का लेंस हो गया, लाइट आर पार दिखता है। घड़ी पहनते हैं, घड़ी का डायल आर पार दिख रहा है। ये सब क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट हो गया। और फिर आएगा ट्रांसलूसेंट मटेरियल। तो ट्रांसलूसेंट मटेरियल वो हो गया जिसमें से लाइट आर पार हो तो रहा है, बट जो दूसरे एंड वाला ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली विजिबल नहीं है। दूसरे एंड वाला क्या है? क्लियरली विजिबल नहीं है, ठीक है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल ट्रांसलूसेंट का आईलिड। आंख जब ऐसे बंद करो और लाइट अगर जल रही हो तो पता चलता है कि हाँ जल रही है, बट अगर अचानक वो बंद हो जाए ना तो भी तुम समझ जाओगे कि हाँ लाइट बंद हो गई। दूसरा ट्रांसलूसेंट का एग्जांपल होता है, दूसरा एग्जांपल होता है जो हमारे घरों में खिड़की लगाई जाती है, देखा होगा। लाइट ना उसमें से आर पार आता जाता तो है बट कंप्लीटली नहीं, बाहर का ऑब्जेक्ट ब्लरी ब्लरी सा दिखता है ना। तो ये हो गया। तीसरा ओपेक। ओपेक क्या है? वॉल है ओपेक, आर पार लाइट जा ही नहीं रही, बिल्कुल ही नहीं जा रही, तो इसको हम क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट। तो लाइट जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराती है तो बाउंस बैक करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है। जिस एंगल पे टकराएगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी। अब ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे 2 टाइप के। एक होते हैं स्मूथ ऑब्जेक्ट्स, दूसरे होते हैं रफ ऑब्जेक्ट्स। तो रफ ऑब्जेक्ट्स हम उन सारे ऑब्जेक्ट्स को बोलेंगे जो माइक्रोस्कोप पे देखो तो थोड़े से टेढ़े मेढ़े दिखे, ठीक है। और स्मूथ ऑब्जेक्ट्स सबसे अच्छा एग्जांपल मिरर। स्मूथ ऑब्जेक्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल मिरर, ठीक है। तो अब देखो क्या मतलब। सबसे पहले हम एक यहां पर डिफ्यूज ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, डिफ्यूज ऑब्जेक्ट। और यहां पर एक बना लिया हमने स्मूथ ऑब्जेक्ट। तो
स्मूथ ऑब्जेक्ट पर ऐसे ही लाइट गिरी, ठीक है, स्मूथ ऑब्जेक्ट पर लाइट आई और ऐसे गिरी। अब देखो क्या करते हैं ना कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है जहां पर लाइट गिर रही है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, मतलब उस पर एक 90 डिग्री पहले ड्रॉ करो। देखो उस ऑब्जेक्ट पर एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करो और उस लाइन का नाम दे दो नॉर्मल। क्या नाम दे दो? नॉर्मल। अब याद रखो क्या करना होगा कि नॉर्मल से इस पर एक एंगल मेजर करो और इसको लिख दो आई, आई, ठीक है। फिर जितना एंगल यहां बना है उतने ही एंगल का लाइट यहां से ऐसे पास करा दो, उतने ही एंगल का लाइट यहां से पास करा दो और इसका नाम दे दो आर। तो दिस एंगल आई इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, and this angle R is reflected ray। और ये जो हमारा n है, ये जो हमारा n है ये क्या है? नॉर्मल, ठीक है, ये n क्या है? नॉर्मल है। तो याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होता है, स्मूथ में भी रफ में भी बराबर दोनों में होगा। लाइट के लॉज कहीं नहीं बदलेंगे। लेकिन देखो अंतर क्या हुआ, इसमें लाइट आई ऐसे निकल गई, मान लो एक और बीम ऑफ लाइट आती तो वो भी जैसे टकराती वैसे निकल जाती। अगर यहां पर भी हम नॉर्मल ड्रॉ करते तो ये एंगल बराबर होता, सारी चीजें सेम रहती। इसमें देखो क्या होगा, लाइट आई इस सरफेस से जब टकराई तो कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट की, इससे जब टकराई तो कहीं इधर चल गई, इससे जब टकराई तो कहीं इधर चल गई। तो देखो यहां पर ना लाइट रेस टकरा कर कहीं और जा रही है। जैसे इसमें देखो लाइट टकरा रहा है, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में दोनों रेज आते हुए देखेंगे। देखो पैरेलल दिख रहा है, बिल्कुल पैरेलल दिख रहा है। इसमें देखो ये पैरेलल है क्या? ये कहीं भी जा रहा है, देखो कहीं भी जा रहा है। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है। ये कैसा रिफ्लेक्शन है? डिफ्यूज्ड है। तो जिन भी ऑब्जेक्ट्स में डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा वो हमें नहीं दिखेंगे, जिनमें रेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा चमकेंगे नहीं, सॉरी, जिनमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा वो चमकेंगे नहीं, वो शाइनी अपीयर नहीं होंगे। लेकिन जिनमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वैसे ऑब्जेक्ट्स चमकेंगे, शाइनी दिखेंगे, ठीक है। तो मिरर में होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, हमको वो चमकता है, उस पर लाइट मारोगे तो शाइन करेगा। लेकिन दीवार पे लाइट मारो शाइन नहीं करता है। इसीलिए देखना दीवार पे जितना स्मूथ पेंट करोगे ना, जितना महंगा वाला पेंट लगाओगे, जितना स्मूथ वाला पेंट लगाओगे, टेफ्लॉन की कोटिंग कर दोगे, वो उतना चमकेगा। और जब रफ रहता है, चूना वाला जब मार देते हैं नहीं चमकता, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। तो रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक। अब हम लाइट के कुछ बेसिक लॉज का बात करेंगे। तो सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ बड़ा सिंपल, कि जो बताया अभी मैंने, एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोमा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर always equal. So angle of incidence and angle of reflection are always equal. Angle of incidence हमेशा angle of reflection के बराबर होता है। Law number 2, angle of incidence, angle of reflection and normal all lie in the same plane। ये सेम प्लेन का मतलब क्या है? पहला लॉ तो समझ गए। दूसरा कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। प्लेन क्या है? तो देखो दुनिया में चीजें चार तरीके की हो सकती हैं। या तो डायमेंशनलेस, जिसका कोई डायमेंशन ना हो, जैसे कि एक पॉइंट,
इस पॉइंट का क्या डायमेंशन है? कोई डायमेंशन नहीं है, ना इसका लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना हाइट है, कोई डायमेंशन नहीं है। दूसरा चीज होता है वन डायमेंशनल, जिसका कोई एक हो, ठीक है, जिसका लेंथ हो कम से कम। तो एक लाइन अगर खींच दी जाए, एक लाइन मैंने खींच दी, क्या है इसमें सिर्फ लेंथ है, ब्रेड्थ तो है नहीं, तो ये हो गई वन डायमेंशनल चीज। वहीं अगर मैं एक बॉक्स बना दूं, लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, दो डायमेंशनल हो गया। और 3D बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? 3D बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि सिर्फ एक्स वाई प्लेन पे काम नहीं चलेगा, सिर्फ एक्स वाई प्लेन पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पास लेंथ ब्रेड्थ के अलावा भी एक चीज है जो कि क्या है? हाइट। कोई तीसरा डायमेंशन, एक्स वाई और जेड, ये क्या हो गया? 3D। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन ये चीज नहीं है, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। जैसे एक रे ऐसे आई, ऐसे निकल गई, ऐसे आती है और ऐसे चली गई, तो देखो इतना क्या हो गया उसका हाइट वाइट वाला चीज, इधर से आई इधर चल गई, ये इसका रेंज हो गया। तो इसमें क्या है? वाई एक्सिस एक्स एक्सिस खत्म, ये कहीं इधर तो नहीं जा रही, कहीं पीछे तो नहीं जा रही, ऐसे आ रही है ऐसे चल जा रही है, मतलब वो एक ही प्लेन में आ गई ना, प्लेन में आ गई ना। 2D को प्लेन कहते हैं। सो दे लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे होंगी ये तीनों। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक्स वाई प्लेन पे तुम्हारा ये हो गया नॉर्मल हो गया, वाई जेड प्लेन पे रिफ्लेक्शन जा रहा है, नहीं होगा। तीनों कभी भी सेम प्लेन पे ही लाई करेंगे, ठीक है, अदरवाइज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन गलत हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा चीज, एक देखे होंगे कि जब हम प्लेन मिरर की बात करते हैं पहले, तो प्लेन मिरर के सामने जब हम ऐसे खड़े रहते हैं और अपना राइट हैंड उठाते हैं, तो मिरर भी, जो हाथ तुम उठाओगे तुमको लगेगा कि मिरर भी वही हाथ उठा रहा है, बट तुम उसकी जगह पर खड़े रह के सोचो, अगर ये मेरा राइट हैंड है तो मेरे सामने जो आदमी रहा, ठीक है, अब देखना मेरा राइट हैंड यहां है, अब मेरे सामने जो खड़ा होगा उसका राइट हैंड तो इधर हो जाना चाहिए था, मतलब अगर मैंने इधर से हाथ उठाया तो उसको ये वाला उठाना चाहिए था, लेकिन मिरर ऐसा नहीं करता है। मैंने ये हाथ उठाया, उसने भी इसके सामने वाला उठा दिया, मतलब जब मैंने राइट उठाया तो उसने लेफ्ट उठाया, और जब मैंने लेफ्ट उठाया तो फिर उसने राइट उठाया, यही होता है ना। तो ये लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं? लैटरल इन्वर्जन। सो मिरर इमेज को लैटरली इन्वर्ट कर देता है, इसी वजह से जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है यार, होना कैसा चाहिए, इसको लिखते कैसे हैं? ए को इधर एम ऐसे, अब इसको देखोगे तो लेटरली इन्वर्ट होके दिखाई देगा, ठीक है। तो ये एम्बुलेंस, तो ऐसा हम करते हैं, लेटरली इन्वर्टेड चीजें दिखाई देती हैं हमें मिरर में, ये मिरर की अपनी प्रॉपर्टी है कि लेटरली इन्वर्ट हो जाएगा। अब प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी हो गई। एक और प्रॉपर्टी कि प्लेन मिरर का नाम प्लेन इसलिए है ना क्योंकि वो कुछ बदलाव नहीं लाता है, जैसे तुम हो जहां तुम हो, जो तुम्हारी साइज है वैसे ही दिखाएगा, जैसे तुम हो जहां हो जैसी साइज है बिल्कुल वही दिखाएगा। जैसे अगर मैं प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो गया तो प्लेन मिरर ना तो मुझे टॉल दिखाएगा ना तो शॉर्ट दिखाएगा, जितना मैं हूं उतना ही दिखाएगा। प्लेन मिरर से अगर मैं 5 मीटर की दूरी पे हूं तो प्लेन मिरर के 5 मीटर अंदर मेरा इमेज बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं 5 मीटर पे हूं और प्लेन मिरर मुझे 2.5 मीटर पे दिखाएगा, नहीं, मैं 5 मीटर पे खड़ा हूं तो मेरी इमेज भी प्लेन मिरर के अंदर 5 मीटर बनेगी, 5 मीटर दूर बनेगी। तो देखो क्या होता है कि जहां मैं खड़ा हूं, मान लो मेरी डिस्टेंस हो गई प्लेन मिरर से 10 मीटर्स, तो मेरा और प्लेन मिरर के बीच का दूरी कितना? 10 मीटर। मेरा और मेरे इमेज का दूरी कितना? 10, और फिर 10 प्लेन मिरर के अंदर 20, तो मेरा और मेरे इमेज का दूरी कितना? 20 मीटर, ठीक है। तो प्लेन मिरर हाइट नहीं बदलता, मतलब नो मैग्निफिकेशन,
नो डिमिनिशिंग, कोई छोटा भी नहीं करता है, लेटरली नोट करता है, ठीक है, बिल्कुल करता है। रियल इमेज नहीं बनाता, वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल वर्चुअल बताता हूं अभी, ठीक है। जितने डिस्टेंस पे मैं रहूंगा उतने डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। अब देखो रियल और वर्चुअल क्या है, जहां पर रेज एक्चुअली मीट करें वो हो गया रियल इमेज। रियल इमेज को किसी स्क्रीन पे बनाया जा सकता है, किसी पर्दे पर बनाया जा सकता है, वर्चुअल को नहीं बनाया जा सकता। जैसे मान लो मैं मिरर के सामने खड़ा हूं तो मेरा चेहरा मिरर में दिखेगा, बट अगर मैं सामने कोई बुक ला दूं तो मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, है ना, मेरा चेहरा दिखना बंद हो जाएगा। बट रियल इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये वर्चुअल हो गया, ठीक है, ये वर्चुअल हो गया। रियल में क्या है कि जैसे मान लो प्रोजेक्टर लगा रहता और यहां पर दिख रहा होता, ठीक है, होता है ना, स्मार्ट क्लास चल रहा होता, यहां पर दिख रहा होता, और मैं व्हाइट शर्ट पहन के इसके सामने आ जाता, तो आधा इमेज मेरे ऊपर भी बन जाता ना। मतलब सिर्फ उस स्क्रीन का मोहताज नहीं है रियल इमेज, मैं सामने आया मेरे ऊपर भी इमेज बन गया। सो रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। और यहां पर रेज की एक्चुअल मीटिंग होती है, रेज सही में आके मिलते हैं, रेज सही में आकर मिलते हैं, इसीलिए इसको रियल इमेज कहते हैं। और वर्चुअल इमेज में रेज सही में आकर नहीं मिलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं एक चीज। तो रियल इमेज वर्चुअल इमेज बताया, अभी एक ना केस जान लो, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, तो एक ना ऐसा स्फेयर था, स्फेयर तो 3D है, यहां बनेगा नहीं, बट मान लो एक ऐसा स्फेयर था, और इस स्फेयर को बहुत ही बारीकी के साथ, और ये ट्रांसपेरेंट था, पहले आर पार दिखता था, इसको बहुत बारीकी के साथ मैंने ऐसे कट कर लिया, और कट करके ये वाला हिस्सा निकाल दिया, इसे यहां रख देता हूं। तो जब ये स्फेयर था तो इसका कोई सेंटर रहा होगा, ठीक है, जब ये स्फेयर था तो इसका कोई सेंटर रहा होगा, मतलब जब ये स्फेयर रहा होगा तो इसका कोई सेंटर यहां पर एग्जिस्ट किया होगा। अब ये हो गया C, क्योंकि ये सेंटर रहा था, और इसका मतलब इस मिरर का, क्योंकि अब मेरे पास पूरा स्फेयर तो बचा नहीं है, बस मेरे पास ये टुकड़ा बचा है, इस टुकड़े का भी अपना एक सेंटर होगा जिसको कह लो P, ठीक है। और अब क्या करो कि ये तो काट के हमने उधर निकाल ही लिया है, तो इसको हटा दो जरा, ये काट के हटा दिया तो उसको हटा दो। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, इस लाइन को कह दो प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कह दो, दिस लाइन, इस लाइन को कह दो प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को कह दो C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब जरा चलो ऊपर, क्योंकि यहां जगह कम पड़ रहा है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर जितनी दूरी पर होगा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर जितनी दूरी पर होगा, उसके आधे दूरी पर लिख दो F। F फॉर लिख दो क्या, फोकस। F फॉर क्या लिख दो, फोकस। अब देखो क्या होता है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को लाकर ऐसे यहां इंफिनिटी पे रख दूं, तो इस ऑब्जेक्ट में से निकलेगा एक रे ऐसे, एक रे को निकाल दो ऐसे, ये दोनों हो गए इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद ये ऐसे फोकस से होते हुए गुजर जाते हैं। ये कौन से रे हो गए, जो टकरा के गुजरे, मतलब जो टकरा के रिफ्लेक्ट बैक किए, उनको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज। और याद रखना मेरा एक पॉइंट जिंदगी भर, द पॉइंट वेयर टू, मतलब एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज meet is known as, the point where two reflected rays meet is known as what?
इमेज पॉइंट, ये मेरा अपना क्रिएट किया हुआ डेफिनेशन है। 7th के बच्चों के लिए एग्जाम में लिख के बता जाना। ये समझने के लिए है कि जिस पॉइंट पर दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी उसको इमेज पॉइंट बोलेंगे, मतलब कि वहां पर इमेज बेसिकली बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कॉमन भाषा से उठाकर साइंस की भाषा में बोलते हैं। तो देखो बड़ा सिंपल है, द पॉइंट वेयर 2 और मोर देन 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट, इमेज इज फॉर्म्ड देयर। खत्म, कुछ नहीं करना। तो यहां एक रिफ्लेक्टेड रे आई, दो आई, दोनों मिल गई, तो इमेज कहां बना, फोकस पे। लेकिन देखो ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इतना बड़ा, ऊपर इतना बड़ा था, मतलब काफी बड़ा था, और इमेज तो बिल्कुल ही इसी पे बन गया, मतलब इमेज काफी छोटा बना। तो ठीक है भाई, कनकेव ने यहाँ पर छोटा इमेज बनाया है, मतलब इमेज इज डिमिनिश्ड। दूसरी चीज देखो, ये रे जो है ना, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रही है। ठीक है, रे यहां पर एक्चुअली मीट कर रही है, रे जो है एक्चुअली मीट कर रही है। तो रे एक्चुअली मीट करेगी तो कौन सा इमेज, रियल इमेज बनेगा। ठीक है, कौन सा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। अब एक और केस यहां देख लो, एक मिरर लिया, डाइवर्जिंग वाला, प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, लाइट आई निकल गई, लाइट आई निकल गई, तो दो लाइट्स है, दोनों निकल गई। तो ऐसा मानते हैं, क्योंकि इमेज तो बन रहा है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि लाइट कहीं पीछे आके मिल रही होगी। तो देखो रेज की एक्चुअल मीटिंग तो नहीं हुई, एक्चुअल में तो रेज जो है वो भाग गई, शायद कहीं मिली होंगी जिसके वजह से इमेज फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअल नहीं वर्चुअल मीटिंग हुई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो जानते हो। आगे और जानने के लिए चैनल से जुड़े रहो, और तो कुछ मैं बोलता नहीं हूँ, चैनल से जुड़े रहो। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी जिसमें बाकी कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे, और इस वीडियो को मैं 7, 8 और 10th तीनों के लेवल पे धीरे धीरे लेके जाऊंगा। तो तीनों के लिए वीडियो सेम रहेगी, जिसको जितना सिलेबस है छांट लेना। ठीक है,